नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम ग्राफीय विधि को सीख लिया है, जिसमें हम ग्राफीय विधि से x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमारे दो चर जो हैं उन दो चरों के मानों को ज्ञात करेंगे। तो आइए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न, आइए हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रतिस्थापन विधि का पहला प्रश्न है जिसके समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्या बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 जो कि हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो कि हमारा दूसरा समीकरण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको हर एक सवाल में आपको दो समीकरण देखने को मिलेंगे। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो आपको यहाँ पर इस विधि में दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, दोनों में से आप कोई भी एक समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात यहां पर दोनों में से आपको कोई भी एक समीकरण लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब वो समीकरण की चॉइस कैसे होगी, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से ले कि आप एक जब तीसरा नया समीकरण बनाएंगे तो वो बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चों, समीकरण देखना है और समीकरण के आधार पर आपको कौन सा सरल सा दिख रहा है जिसमें कम संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों, तो जिससे आपका तीसरा समीकरण आसानी से बन सके। तो आइए हम समीकरण लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों समीकरण ही बहुत आसान है, किसी भी समीकरण को आप ले सकते हैं। तो हम यहां पर मान लीजिए कि ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो वो लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लेने पर। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है आपको, समीकरण 2 लेने पर। इस प्रकार से आप लाइन लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सवाल में प्रतिस्थापन विधि में लिखना है। तो इस तरह से सबसे पहले हमारी जो लाइन लिखी जाएगी, समीकरण 2 लेने पर। अब हमने क्या लिखा, समीकरण 2 लेने पर, तो आप पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 पूरा लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समीकरण लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक तीसरा नया समीकरण बनाना है, और तीसरा नया समीकरण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक चर का पक्षांतर करेंगे। तो यहां पर आपका सिर्फ दूसरा चर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो जब माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाकर ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक तीसरा समीकरण बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक तीसरा नया समीकरण बनेगा। इसे आप लिख देंगे समीकरण 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप समीकरण 3 लिखेंगे। अब एक बात ये ध्यान रखना है, जब भी आप एक समीकरण ले चुके हैं, या जैसे कि यहाँ पर हमने समीकरण 2 लिया है, तो हमें यहाँ पर पुनः दूसरा समीकरण नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, यदि आपने दूसरा समीकरण लिया है तो आपको पहला समीकरण लेना है। यदि आप पहला समीकरण ले चुके हैं तो यहां पर आपको दूसरा समीकरण लेना होगा। तो ठीक है बच्चों, हम यहां पर समीकरण 2 ले चुके हैं, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, समीकरण 1 लेना होगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर। क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, पहले एक समीकरण लिख लिया जाए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके बच्चों,
तो ये हमारा पहला समीकरण है। इस पहले समीकरण में आपको तीसरे समीकरण का मान रखना है, अर्थात आप यहां देखेंगे कि तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पर जो भी लिखा है वो x के बराबर में लिखा है। इसका यह मतलब हुआ कि आपको इस पहले समीकरण में जहां पर x दिखाई दे रहा होगा वहां पर उसका अर्थात x का मान मतलब x बराबर जो लिखा है 4 प्लस वाई वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर 4 प्लस वाई लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये हल करना है, ऐसे x के मान रख देने हैं। तो अब y की जगह पर y आ गया, प्लस की जगह पर प्लस आ गया और x की जगह पर x का ये जो मान था वो मान आ गया। ठीक है बच्चों, बराबर में इसके क्या था, 14 था, 14। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने मान रख दिया है। अब उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, y प्लस वाई। तो चरों को जोड़ा जाएगा या उनके चिन्हों के अनुसार उनको हल किया जाएगा। तो यहाँ दोनों के बीच प्लस लगा हुआ है, दोनों प्लस की संख्याएं हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 प्लस वाई हो जाता है 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अचर राशि का पक्षांतर करते हैं। किसका करते हैं, अचर राशि का। तो जब अचर राशि पक्षांतर की जाएगी तो अचर राशि इस तरफ प्लस में है, पक्षांतर होकर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो माइनस में हो गई तो ये क्या होगा, 14 में से किसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 14 माइनस 4 होता है 10। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या आया, 14 माइनस 4 10 आया। उसके बाद जब अचर राशि के बाद फिर हम क्या करेंगे, चर राशि का या अर्थात जो चर का जो गुणांक है उस गुणांक का पक्षांतर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब एक संख्या और चर साथ लिखे हैं इसका तात्पर्य यह है कि उनके बीच क्या है, गुणा है। तो मतलब गुणा वाली संख्या जो है पक्षांतर होकर भाग में चली जाएगी। तो अब जब इसका पक्षांतर किया तो ये 10 के बटे में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। तो भाग देने पर आप पाते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से बच्चों आपके इस सवाल में y का मान 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब जब y का मान 5 आ गया तो इस y के मान को आपको क्या करना है, आपके पास होने को तो 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, 3 समीकरण है। कितने समीकरण है, 3 समीकरण है। आपको वैसे तो आप चाहें तो तीनों में से किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, आपकी आसानी के लिए हमेशा समीकरण 3 में ही मान रखें। किसमें, समीकरण 3 में मान रखें। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर आपको x का मान निकालना है और समीकरण 3 में जो भी लिखा है वो x के बराबर में लिखा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y का मान जो है आप समीकरण 3 में लिखेंगे। तो अगली स्टेप जो होगी, क्या लिखा जाएगा हमारा कि y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से सभी सवाल में आपको लिखना है, सारे सवालों में ऐसा लिखते जाना है। तो रखने पर, ठीक है बच्चों, तो यहां आप समीकरण 3 क्या है वो लिखा जाए पहले। तो समीकरण 3 जो है हमारा वो है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया। अब y का मान क्या है बच्चों, 5 है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर, ठीक है, क्या y की जगह पर 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो जाता है x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 और 4 प्लस 5 हो जाता है 9। क्या हो जाता है बच्चों, 9। तो इस प्रकार से इतनी आसानी से यह हमारा प्रतिस्थापन विधि का सवाल यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में क्या लिख देना है, अतः। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने आंसर को हाईलाइट करना है, x बराबर 9 और y बराबर 5। इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो ये तरह से हमारा ये सवाल हल होता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में आप यहां देखेंगे पहला समीकरण जो है s माइनस टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला समीकरण s माइनस टी बराबर 3। और दूसरा जो है आपका
s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये इस प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण होता है। आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, जिसका पहला समीकरण है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, इसका पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से हमारे ये दो समीकरण है। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आपको जो समीकरण आसान दिखे, थोड़ा सरल दिखे, अर्थात जिसमें कम संख्याएं सी दिख रही हो, आपको क्या करना है, उसको समीकरण 3 के लिए चुनना है। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लेने पर। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लेने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है वो लिखते हैं। तो समीकरण 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, समीकरण लिख लिया। अब समीकरण लिखने के बाद जब आप तीसरा समीकरण बनाएंगे तो आपको क्या करना है, किसी भी एक चर का पक्षांतर करना है। तो जब एक चर का पक्षांतर करेंगे तो हम यहाँ माइनस टी का पक्षांतर करते हैं। तो s इज इक्वल टू 3 और माइनस टी जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस टी। तो इस प्रकार से ये आपका एक तीसरा नया समीकरण आपको प्राप्त होता है। अब जब मैंने आपको बता दिया है कि भाई एक बार जो समीकरण ले लिया गया है, आपको पुनः वही समीकरण नहीं लेना है। आपको क्या करना है, एक नया 30 जो जैसे आप पहले 1 ले चुके थे तो आपको दूसरा समीकरण लेना होगा। तो जब दूसरा समीकरण लेंगे तो हमें लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर। तो समीकरण 2 लेते हैं। तो समीकरण 2 है आपका, क्या है समीकरण 2, वो है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब ये आपको एक भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करें, पहले इसको एक सरल रूप में परिवर्तित कर लें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके हर हैं, डिनोमिनेटर है, उनका एलसीएम ले लें। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये एलसीएम लिख दिया। ठीक है, या आप यूं भी कर सकते हैं कि दोनों अभाज्य संख्या है, इन दोनों का आपस में गुणा और इनका जो हर वाली संख्या है उनका तिर्यक गुणा। तो 2 का s में कर देंगे तो वो 2 का s में किया 2s हो गया, 3 का t में कर दिया तो 3t हो गया। ठीक है बच्चों, और दोनों हरों का आपस में गुणा कर दिया तो वो 6। ऐसा तभी करना है जब दोनों अभाज्य संख्या या दोनों में से एक कोई अभाज्य संख्या होगी तब। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 6 का पक्षांतर इधर कर देंगे। तो 6 यहाँ पर भाग में था, तो पक्षांतर होकर बच्चों किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक समझे, तो इधर हम इसको 6 गुणा 6 कर देंगे। तो आपका जो सवाल बनेगा वो आगे जो बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इस प्रकार से अब ये जो भिन्न थी वो आपका एक सरल रूप में परिवर्तित, एक सरल समीकरण में परिवर्तित हो गई। अब आप इसमें मान को आसानी से रखकर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि s बराबर जो दिया है 3 प्लस टी दिया है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको s लिखा दिखाई दे रहा है वहां पर आपको s का मान पुट करना है, s का मान रखना है। तो 2 की जगह पर 2 आएगा, s का मान 3 प्लस टी, तो s की जगह पर 3 प्लस टी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पर 3t और बाकी सभी चीजें जो हैं एज इट इज उनको अपनी जगह पर, अपने स्थान पर रख देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने अपनी छोटी क्लास में एक बोर्ड मास का नियम सीखा होगा। क्या सीखा होगा बच्चों, बोर्ड मास का नियम। उस नियम के अनुसार आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, या हिंदी में कहते हैं तो क्या कहें, को का भा गो यो घ, है ना। तो ये होता है आपका, शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं
तो बोर्डमास या कोका भागु योग नियम के अनुसार जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्ठक को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोष्ठक हल करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर ब्रैकेट के बाहर की नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर से ध्यान दें, सिर्फ ऐसा नहीं जिसके आगे लिखा है आप उसी से गुणा करें, पूरे ब्रैकेट से आपको गुणा करना है। तो 2 का 3 में इंटू तो हो जाता है 6, 2 का t में इंटू तो वो हो जाता है 2t, क्या हो जाता है 2t, ठीक है, कुछ और नहीं 2t, यहाँ 2t संख्या है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका प्लस और फिर 3t, ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू 36 आ जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक जैसे चर वाले दो मान हैं 2t और 3t, दोनों के चिन्ह जो है प्लस के हैं, तो दोनों को आप प्लस साइन का है तो दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो 2t और 3t हो जाता है आपका, वो हो जाता है 5t। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है 6 + 5t इज इक्वल टू 36, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगली जो स्टेप बनेगी, आपको सबसे पहले अचर संख्या को, अचर राशि का पक्षांतर करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे 5t इज इक्वल टू 36 - 6, ठीक है बच्चों। तो अचर राशि का पक्षांतर किया तो 36 - 6, तो 5t इज इक्वल टू 36 - 6 होता है 30, ओके बच्चों, ये 30 हो गया। उसके बाद फिर अचर राशि को का पक्षांतर कर चुके हैं, अब बची आपकी चर राशि मतलब 5t, तो मतलब आपको उस 5t में से सिर्फ किसको 5 का पक्षांतर करना है। तो आपको t बराबर प्राप्त होता है 30/5, ठीक है बच्चों। तो t बराबर जो हो जाएगा 5 से 30 को भाग दिया तो होता है 5 × 30। तो इस प्रकार से बच्चों आपको t बराबर 6 प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर आपका t का मान जो है 6 हो गया। तो अब यहाँ पर आपके दो चर प्रयोग में लाए जा रहे थे s और t, जिसमें से t बराबर 6 है। अब बचा कौन, s। तो बच्चों अब हम अपने कौन से समीकरण में, तीसरे समीकरण में, कौन से तीसरे समीकरण में t का मान रखेंगे। तो लिखेंगे आप क्या, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 3 में t का मान रखने पर। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। अब पहले क्या किया जाएगा, समीकरण लिखा जाएगा, और समीकरण क्या है बच्चों, वो है आपका s बराबर, क्या है बच्चों, s बराबर 3 + t, ठीक है बच्चों। तो s बराबर 3 + t है। अब s बराबर 3t में आप यहां पर t बराबर 6 दिया है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, t की जगह पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है, समझो, ठीक है बच्चों। तो अब s इज इक्वल टू 3 + 6 क्या होता है, 9। तो यहां पर आपका s का मान भी कितने आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। हमने दो सवालों में, दोनों में प्रतिस्थापन विधि कर ली है। तो अब डेफिनेटली आपके माइंड में फीड हो गया होगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस पैटर्न में, किस तरीके से ये सवाल आपको हल करना है, ठीक है बच्चों। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको हर सवाल में यही कर देना है, ताकि आपके सवाल का इम्पैक्ट बने, आपके सवाल का इंप्रेशन बने। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है अतः s बराबर 9, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये सवाल भी यहाँ आसानी से हल हो जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब जैसा कि आप अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो होना उसी तरीके से है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3x - y इज इक्वल टू 3 और 9x - 3y इज इक्वल टू 9। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने ये दो समीकरण हैं, और थोड़ा सा इनको तुलना करने में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 3/9 और यहाँ पर हो रहा है 1/3 और यहाँ पर भी आपका 3/9। तो जब आप इसकी तुलना करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आप यहाँ देखेंगे 1/3, 1/3 और 1/3।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलना करने पर आप पाते हैं कि तीनों के मान जो है बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तीनों के मान बराबर समान आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कौन सी स्थिति बन रही है, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली स्थिति बन रही है। तो जब इस तरह के सवाल आपको आते हैं तो आपके इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हल करने का तरीका वही रहेगा, आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों समीकरण हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। तो हमारा सवाल ये है और ये आपके सामने आपके दोनों समीकरण। तो इस तरह से हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 1 समीकरण 2 लिखा तो फिर वही तरीका। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सवाल जो है दशमलव रूप में लिखा हुआ है। अब दशमलव रूप में लिखा हुआ है तो आप चाहे तो दशमलव के साथ भी हल कर सकते हैं, या अब अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, असमंजस में पड़ते हैं, तो आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि जो भी समीकरण लिखे हैं समीकरण 1 और 2 समीकरण में, दोनों समीकरणों में 10-10 का गुणा कर दें। तो इससे क्या होगा, आपके दशमलव स्थानों के जो दशमलव जो स्थान दिए हैं या दशमलव का है तो वो दशमलव आपके थोड़े हल हो जाएंगे, आपको सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। और चाहे तो आप इसको सीधा दशमलव के साथ भी हल कर सकते हैं। और अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 दोनों में क्या, दोनों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 तथा दोनों में 10 का गुणा करने पर। अब जब आप देखेंगे जैसे कि यहाँ आपका लिखा है 0.2, ठीक है। अब आप जब इसकी दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने के लिए बट्टे में लिखेंगे 1 और 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए 1 0 ये हो गया। अब जब आप इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट गया तो आपका क्या बचता है 2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जब आप इसमें समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 10 का, दोनों में 10 का गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, 0.2x में करेंगे तो वो हो जाएगा 2x, 0.3y में करेंगे तो वो हो जाएगा 3y और 1.3 में करेंगे तो वो हो जाएगा 13, ठीक है। और इसी प्रकार से आप दूसरे समीकरण में भी गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप चाहें तो इनको दो नए समीकरणों के नाम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 और 2 थे तो आप इसको 3 और इसको 4 कह सकते। तो बच्चों आप इस प्रकार देखते हैं कि हमारे पास दो नए समीकरण प्राप्त हो गए हैं जिन्हें हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 नाम दिया। अब इसके बाद हमारी प्रतिस्थापन विधि की प्रक्रिया चालू होती है। तो प्रतिस्थापन विधि की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कोई भी दोनों जो समीकरण दिए हैं उन दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेने पर, तो यहाँ पर 3 और 4 समीकरण है तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 लेने पर। क्या करना है बच्चों, समीकरण 3 लेने पर ये लिखना है। समीकरण 3 लेने पर लिखा। अब उसके बाद समीकरण 3 लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सवाल या सवाल आगे बढ़ाने से पहले या मान रखने से पहले या यूं कहें कि समीकरण बनाने से पहले आपको पहले वो समीकरण लिखना होगा। बिना समीकरण लिखे आप डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे या नया समीकरण नहीं बना सकते। तो पहले समीकरण लिखेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस तरह से आपने ये समीकरण लिखा। फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक चर का पक्षांतर करना है। चर राशि का पक्षांतर करेंगे तो वो है 2x इज इक्वल टू 13 और 3y का पक्षांतर किया तो वो माइनस में चला जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरफ जो x के साथ संख्या है उस संख्या का पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y
13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका एक नया समीकरण बना, वो है क्या, समीकरण नंबर 5। क्या बच्चों, समीकरण नंबर 5। तो अब पांचवा समीकरण आ गया। अब पांचवें समीकरण के बाद हमने क्या यहां पर तीसरा लिया था, तो अब हम कौन सा लेंगे, चौथा। तो लिखेंगे समीकरण चार में समीकरण 5 रखने पर, क्या, समीकरण 5 रखने पर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ये लाइन लिखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 4 में समीकरण 5 रखने पर। अब समीकरण 4 लिखेंगे पहले। तो समीकरण 4 क्या कहता है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, अब जहां पर x है वहां पर आपको x का मान रखना है। तो x की जगह पर x का मान लिखेंगे, और वो क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 कोष्टक के बाहर प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस तरह से आपने x के मान रखे। अब इन x के मान को, ठीक है, जो x का मान आया है जो कि कोष्टक में लिखा है, उसको आपको कोष्टक के बाहर की संख्या से गुणा करना है। अब ये गुणा होगा, और आप यहाँ देखें 2 जो कि ये भाग में है, इस 4 को भाग दे सकता है। तो 2 से 4 को भाग दिया तो 2 दूनी 4। तो आपने पाया कि अब यहाँ पर 4 की जगह पर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो कोष्टक में 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे, फटाफट कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक 2 गुणा 13 होता है 26, 2 गुणा माइनस 3y तो होता है 6y, ठीक है, और प्लस 5y बराबर 23। ठीक है बच्चों, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम चर राशियों को हल करेंगे उनके चिन्हों के अनुसार। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये एक माइनस में और ये प्लस में है। ठीक है बच्चों, तो जब ये माइनस में है तो यहाँ पर आप जब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस 6y प्लस 5y, तो आप पाएंगे माइनस y। माइनस y क्यों बच्चों, माइनस y इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या जो है बड़ी है, इसलिए आपका आंसर माइनस में बचेगा। तो 26 माइनस y बराबर 23। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले अचर राशि का पक्षांतर करते हैं। तो अचर राशि का पक्षांतर करें तो यहाँ पर बचेगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26। ठीक है बच्चों, तो माइनस 26 हो गया। तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26 कितना होगा, माइनस 3। अब माइनस में क्यों आया फिर ये, क्योंकि 26 जो कि बड़ी संख्या, जो कि कौन से चिन्ह की है, साइन की है, माइनस के साइन की है, माइनस के चिन्ह की है, इसलिए माइनस का 3 बचेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो चर है वो भी माइनस में है, तो ये माइनस इस माइनस को कट कर देता है। तो यहाँ पर आपका बचता है y बराबर 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका y का मान आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 5 में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो अब y का मान रखेंगे तो पहले समीकरण 5 लिखना जरूरी है। तो 5 लिखा जाए, x बराबर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आपने समीकरण लिखा। अब इस समीकरण में y का मान रखना है, y कितना है, 3 है। तो बहुत ही आसान है, 13 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर 3 लिखा, और y की जगह पर y का मान लिखा जो कि क्या है, 3 है, और अपॉन में 2 लिख दिया। अब x इज इक्वल टू
13। अब हमने आपको क्या बताया सबसे पहले, बोर्ड मास का नियम, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा 3 × 3 -9, ठीक है, तो अपॉन 2। अब यहाँ 13 - 9 कितना बच्चों, 4/2, तो 4/2, तो 2 को 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका x का मान क्या आया, 2, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में हमें क्या करना है, फिर वही कंक्लूजन लिखना है, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था बच्चों, 3। तो इस तरह से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है और इस प्रकार से इतने आसान तरीके से हमारा ये चौथा प्रश्न भी आपको आसानी से हल हो जाता है। तो आई होप आप सभी को अब ये प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार और समझ सकते हैं और इसके बाद भी हम आगे आने वाले प्रश्नों में और हल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही वाली है, इससे आपको सवाल तो आना ही है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इस पर फोकस रखें, ध्यान लगाएं और समझने की कोशिश करें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा अगला 6वां प्रश्न है, वो क्या है, 3x/2 - 5y/3 = -2, जो कि आपका समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, x/3 + y/2 = 13/6। इस प्रकार से आपका दूसरा समीकरण है। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि दोनों ही भिन्न वाले समीकरण हैं, तो आपको मैंने भिन्न वाले समीकरण को हल करना बताया था, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे बटे में जो 2 और 3 संख्या हैं दोनों अभाज्य हैं, तो सीधा सा आप क्या कर सकते हैं, इनको आपस में, जैसे हम समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 से, तो आप क्या लिखते हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 को हम पहले सरल करेंगे, तो सरल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि दोनों अभाज्य संख्या हैं या दोनों में से एक भी कोई अभाज्य संख्या है तो आपको दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो आपका 2 × 3 6, और उसके बाद क्या करना है, दोनों का आपस में जो दोनों हैं उनका तिर्यक गुणा कर देना है। जैसा कि 3 का 3x में करेंगे तो वो हो जाएगा 9x, ठीक है, और 2 का 5y में करेंगे तो वो हो जाएगा 10y। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 9x - 10y/6, और इसके इक्वल में जो था वो क्या था, -2। फिर आप 6 का उधर पक्षांतर करते हैं, 6 को जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 9x - 10y = -2 × 6। तो आपका समीकरण बनेगा 9x - 10y = -12। तो आप इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपने क्या किया, पहले समीकरण को सरल करके उसको भिन्न रूप में से परिवर्तित करके सरल रूप में परिवर्तित कर दिया, और जो कि क्या हो गया, एक तीसरा समीकरण बन गया। फिर उसी प्रकार हम लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 को सरल करेंगे तो लिखेंगे x/3 + y/2 = 13/6। तो ठीक उसी प्रकार पहले समीकरण के अनुसार, ठीक है, क्या करना है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का आपस में तिर्यक गुणा, फिर तिर्यक गुणा, तो 2 का x में 2 का x में किया 2x, 3 का y में किया 3y, और = 13/6। अब जब ये 6 पक्षांतर होगा तो भाग से उस तरफ गुणा में चला जाता है, तो 2x + 3y = 13/6 × 6, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये 6 से 6 भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचा 2x + 3y = 13। तो इस तरह से आपका ये बना कौन सा, एक चौथा समीकरण, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन भिन्न समीकरणों को एक सरल समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से हमारा वही क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि वाली प्रक्रिया चालू होती है। तो इसके बाद अब प्रतिस्थापन वाली विधि अपनाएंगे, ठीक है। तो जब प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपके पास 3 और 4 समीकरण है, कोई भी समीकरण आप ले लें, तो लिखेंगे समीकरण 3 लेने पर, तो क्या लिखेंगे,
समीकरण 3 लेने पर। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 3, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप समीकरण 3 लिखेंगे पहले। अब उसके बाद फिर वही तरीका, वही कंसेप्ट आएगा कि आपको क्या करना है, किसी भी एक चर को पक्षांतर करना है, चर राशि का पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम y वाले को पक्षांतर करते हैं तो 9x माइनस 12 और माइनस 10y उस तरफ आकर प्लस 10 हो जाता है। ठीक है, तो प्लस 10y इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 9 का पक्षांतर करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब हमारे पास 3, 4 के बाद अब कौन सा समीकरण आता है, वो आता है आपका एक 5वां समीकरण। ठीक है बच्चों, तो हमारा इस प्रकार से ये 5वां समीकरण आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब चूंकि आप क्या कर चुके हैं, कौन सा, तीसरा ले चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, कौन सा लेना है, चौथा लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण कौन सा बच्चों, 5वां, कौन सा, 5वां समीकरण रखने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखते चले जाना है। अब समीकरण 4 क्या है, तो वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब 5वां समीकरण क्या कहता है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। किसके इक्वल में है, x के इक्वल में है। मतलब जहां पर x रखा हुआ है, लिखा हुआ है, x की जगह पर आपको क्या करना है, ये मान लिख देना है। तो 2 की जगह पर 2 आ गया और x की जगह पर -12 प्लस 10y अपॉन 9, ओके, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस प्रकार से मान रखा गया। अब मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, बोर्ड मास का नियम, रूल जो है उसको फॉलो करते हुए, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस 2 को कोष्ठक से गुणा करना है। अब यदि कोई संख्या नीचे वाली, जो हर वाली संख्या जो है, वो यदि इसको भाग दे सकती हो, किसको, कोष्ठक के बाहर की संख्या को, तो भाग दे दें, अन्यथा उसको सीधा गुणा कर दें। तो 9 से 2 को भाग तो दिया नहीं जा सकता, या 2 से 9 को भी नहीं दिया जा सकता, तो सीधा से हम 2 को इन ऊपर अंश वाली जो संख्याएं लिखी हैं उनमें गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा -12 तो वो जाता है -24 प्लस 2 गुणा 10 तो हो गया 20y और दोनों के बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। अब भाई यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भिन्न है, तो भिन्नों को जोड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, या सीधा सा यूं कहें कि जिसके बटे में कुछ नहीं लिखा है उसको इस हर की संख्या से तिर्यक गुणा कर देना है। तो जब आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये तो वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये तो इसके भाग में है। इस 9 का तिर्यक गुणा 3y में, तो वो हो जाता है 9 तिया 27y। ठीक है, और अब ये जो 9 है इन सभी के भाग में आ जाएगा बराबर 13। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या होगा, 9 सभी के भाग में है तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो -24 20y प्लस 27y तो हो जाता है 47y बराबर 13, और 9 का पक्षांतर किया तो 9 गुणा में चला गया। ठीक है, 13 गुणा 9, अब -24 प्लस 47y और 13 नम्बे, तो 13 नम्बे कितना होता है, 13 गुणा 9 करेंगे तो 117। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर राशि जो है उसका पक्षांतर करते हैं। तो मैं बार बार हर सवाल में वही दोहरा रहा हूँ, ध्यान देते रहें, गड़बड़ ना करें कि आप चर वाली राशि का पक्षांतर पहले कर दें। पहले अचर का पक्षांतर करना है, तो -24 जब पक्षांतर होगा तो वो हो जाएगा +24।
ठीक है बच्चों, तो 24 हो गया प्लस में। अब बचा 47y बराबर और 117 और 24, तो 117 और 24 होता है आपका 141, कितना हो जाता है 141। ठीक है बच्चों, अब 141 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 47 का पक्षांतर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगले क्रम में क्या चलेगा, 47 का पक्षांतर करेंगे तो आप पाएंगे कि y बराबर 141 भागित 47। ठीक है, 47 y के गुणा में था जो कि पक्षांतर होकर भाग में चला जाता है। तो 47 से जब 141 को भाग देंगे तो आप जब 47 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, वो 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 2 14। ठीक है, तो इस प्रकार से वो 3 बार में 47 से 141 को भाग दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने पाया कि y बराबर कितना आया बच्चों, 3 आया। तो इस y के मान को आपने जो एक नया समीकरण बनाया था 5वां समीकरण, उसमें रखेंगे। ठीक है, हम रख किसी भी सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी कहाँ होती है, आपका मान आसानी से कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, आपको वो देखना है। और वो आसानी आपके लिए कौन से समीकरण में है, इस 5वें समीकरण में है, क्योंकि आपको सीधा सा मान x के बराबर में लिखा मिलेगा। तो आइए लिखते हैं y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 5 में रखने पर। ठीक है, तो अब 5वां समीकरण लिखा जाए तो वो है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो समीकरण लिखा। अब y का मान कितना है, 3, तो y की जगह पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 3 लिख देंगे। ठीक समझे, तो 10 और y की जगह पर 3, और कोष्ठक ब्रैकेट में जरूर लिखना है। जो भी मान आप लिखेंगे, x का मान, y का मान, जब मान रखते हैं तो उस मान को हमेशा आपको कोष्ठक के अंदर रखना है। ठीक है, ताकि आप उसको गुणा कर सकें। अब उसके बाद हमने लिखा -12, कोष्ठक हल होगा तो 10 3 30। ठीक है, और बटे में 9। अब आपके सामने क्या है, -12 प्लस 30, तो क्या प्राप्त होगा, 18। ठीक है बच्चों, 18 बटे 9। अब जब 9 से 18 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आया बच्चों, 2 आया। तो इस प्रकार से आप जब कंक्लूजन लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा यहाँ आसानी से हल हो जाता है, और इसके सारे कंसेप्ट आई थॉट आपको समझ में आ गए होंगे अब। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि तो अब आपके माइंड में फीड हो ही गई होगी, ये मुझे एश्योर है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्रम में, अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ठीक है बच्चों, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी आपको प्रतिस्थापन विधि ही हल करनी है, इनको भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है। बस एक थोड़ा सा एक नई बात इसमें ये कर दी है इन्होंने कि यहाँ पर आपको इस कंसेप्ट को हल करते हुए आपको क्या करना है, m का मान बताना है। क्या बताना है बच्चों, m का मान बताना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्रम में हमारे। तो सवाल को जब हम हल करेंगे तो पहले क्या करें, दोनों समीकरणों को नोट कर लें। तो समीकरण क्या है, 2x + 3y = 11। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। फिर अगला समीकरण क्या है, 2x - 4y = -24। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये होता है हमारा दूसरा समीकरण। फिर वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है,
क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर वही तरीका, आपके पास दो समीकरण हैं, दो समीकरणों में से कोई भी आपको एक ले लेना है। आइए अब हम यहाँ पर इसमें दूसरा समीकरण लेकर हल करते हैं। तो जब आप दूसरा समीकरण लेकर हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लेने पर। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में, आपको सॉल्यूशन में आपको लिखना ही है, जिससे आपके मार्क्स जो हैं आपको फुल मिले। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव है आपको हर सवाल में पूरे पूरे नंबर दिलाना, इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते चलें। तो समीकरण 2 लेने पर दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x - 4y = -24। फिर आप क्या करेंगे, किसी भी एक अचर राशि का पक्षांतर करेंगे, तो हम -4y का पक्षांतर करते हैं, तो इस तरफ आपका बचेगा 2x = -24 + 4y। फिर 2 का पक्षांतर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, -24 + 4y/2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार तीसरा समीकरण आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, तो अब ये तीसरा समीकरण बन गया। अभी हमने कौन सा समीकरण लिया था बच्चों, दूसरा लिया था। अब जब हम दूसरा ले चुके हैं तो अब कौन सा समीकरण लेंगे, तो अब हम पहला समीकरण लेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, किसमें, 1 में समीकरण 3 रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 रखने पर। तो समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 क्या कहता है, वो है 2x + 3y = 11। अब तीसरा समीकरण क्या है, तो x = -24 + 4y/2, इसको हम x की जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो 2 और x की जगह पर -24 + 4y/2 + 3y = 11। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाली संख्या इस बाहर वाली संख्या को भाग दे देगी, तो 2 से 2 को भाग दे दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 2 से 2 कट गया। तो आगे आपको क्या करना है, फिर कोष्ठक के बाहर गुणा करने के लिए आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो आप इसको सीधा लिख देंगे -24 + 4y + 3y = 11। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर उसके बाद जितनी भी चर राशियां उनको चिन्हों के अनुसार उनके हल कर देते हैं, तो -24 4y + 3y हो जाता है 7y। ठीक है बच्चों, तो 7y लिख दिया। अब -24 जब उस तरफ पक्षांतर होगा तो पक्षांतर होकर आपको क्या मिलता है कि 7y = 11 + 24। ठीक है, तो 7y = 11 + 24 होता है 35। तो आप पाते हैं y = 35/7। ठीक है, तो y का मान जो आएगा 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आपको y का मान प्राप्त होगा। अब इस y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से हम सभी सवालों में लिखते जाएंगे और मान रखते जाएंगे। तो y का मान समीकरण 3 लिखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, x = -24 + 4y/2। सो x = अब y का मान कितना है, 5, तो y जहां पर है वहां पर y की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 लिखेंगे तो -24 + 4 और y की जगह पर 5/2।
तो x इज इक्वल टू होता है -24 प्लस 4 इंटू 5 20, ठीक है, 20 आया बटे में 2। हल किया तो -24 प्लस 20 तो होगा -4 अपॉन 2। तो अब 2 से -4 को जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान प्राप्त हुआ। अब आते हैं सवाल की मेन बात पर। तो इन्होंने क्या बोला है, m का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है बच्चों। तो m का मान जब ज्ञात करना है तो क्या करना होगा आपको, ये जो यहाँ पर आपके लिए एक दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो यहाँ इसमें लिखेंगे x तथा y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, x तथा y का मान रखने पर। तो अब y का मान रखने के लिए, x और y के मान रखना है तो पहले वो समीकरण लिखा जाए। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब आप यहाँ देखेंगे कि y बराबर कितना था, 5। तो y जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। m की जगह पर m जो कि जिसका मान निकालना है, और x की जगह पर x का मान क्या है, -2 प्लस 3। तो अब जब ये हल होगा तो इसको आप -2m लिख सकते हैं, कोष्टक हल कर दिया, प्लस 3। अचर राशि का पक्षांतर करेंगे तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। 5 - 3 होता है 2 -2m। -2 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा बराबर m, ठीक है। तो 2 से -2 को -2 से डिवाइड किया तो होगा -1 इज इक्वल टू m। तो अतः इस प्रकार से आपको कंक्लूजन लिखना है। अतः x बराबर कितना, तो x बराबर आपका आया -2, y बराबर आपका आया 5 और m बराबर जो आया वो क्या है, -1। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा x y का मान ज्ञात करते हुए m का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड लगाने वाला या उलझाने वाला सवाल इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आप ये आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अब आते हैं हमारे अगले आगे जो आने वाले जो सवाल हैं वो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, क्लियर लिखा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है। क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना सिखाए थे, उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर भी इन समस्याओं को पढ़ना है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना है और उनकी परिस्थिति के अनुसार 2 समीकरण बनाने हैं, अर्थात समीकरणों का युग्म बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण युग्म बनाना है। और उसमें साथ ही साथ आपको लिखा है उनके हल किससे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इनमें अब आपको सिर्फ इनमें आपको मैं समीकरण बनाना सिखाता हूं, जिनमें आपको प्रतिस्थापन विधि हल करनी है, जो कि हम पिछले कुछ सवालों में हल कर चुके हैं और आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्रम में, जो कि पहला प्रश्न है जिसका क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बच्चों, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, समीकरण युग्म बनाने हैं तो सवाल को धैर्य पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है, हर एक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पूरे पीसफुली, पूरे धैर्य के साथ इन सवालों की हर एक स्थिति को समझें और समीकरण बनाएं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो उससे अंतर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, ठीक है। आपको चलिए मैं पहले कुछ
सवाल करने के साथ साथ पहले कुछ कंसेप्ट और समझा दूं ताकि ये समीकरण बनाने में या इनकी स्थितियों को हल करने में आपको समस्या ना आए। जैसे कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। जब भी आपसे सवाल में क्या बोला जाए, ज्यादा, अधिक बोला जाए तो आपको क्या करना है, उस स्थिति में प्लस करना है। क्या करना है बच्चों, ज्यादा या अधिक वाली स्थिति बोली जा रही है तो उस स्थिति में आपको प्लस करना है। जब भी आपको सवाल में लिखा है कम, क्या लिखा है, कम, तो उस स्थिति में आपको माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। जब भी आपको लिखा है सवाल में गुना, क्या लिखा है बच्चों, गुना, ठीक है, गुना अर्थात गुणा, ठीक है बच्चों। आपको बोला गया है 2 गुना तो 2 का गुणा, बोला 3 गुना तो जितना गुना उतने का आपको गुणा कर देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आधा, ठीक है बच्चों, क्या कहा गया, आधा, तो आपको क्या करना है, उसके लिए 2 से भाग देना है। जब आपसे कहा जाए तिहाई, क्या कहा जाए, तिहाई कहा जाए तो आपको 3 से भाग दे देना है। जब आपको बोला जाए चौथाई तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ठीक समझे, 4 से भाग देना है। जब आपसे कहा जाए 5वां भाग, 6वां भाग, 7वां भाग, जितना भाग बोला जाए उतनी संख्या से आप भाग दे देंगे। तो ये सिंपल से कुछ लॉजिक हैं, इनको आप अपने माइंड में रखें और इनकी हेल्प से सवाल हल करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आगे ध्यान रहे ये क्या करना है इनमें, ठीक है, कौन सी स्थिति में क्या करना है, आपको क्या लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो सवाल में आपको क्या बोला गया था कि अंतर, 2 स्थितियां बोली हैं। पहली स्थिति में आपको अंतर बोला जा रहा है, दूसरी स्थिति में बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब आप हल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना, क्या, माना कि एक संख्या, क्या, माना कि एक संख्या क्या है, x है, ठीक है। और वहीं आप लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी y। तो इस प्रकार से 1 और 2 संख्याएं आप मान लेंगे। अब मान लिया, आइए पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति क्या है, 2 संख्याओं का अंतर, तो लिखेंगे प्रथम स्थिति के अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति के अनुसार, ठीक है बच्चों। मैं आपको जो स्टेटमेंट बता रहा हूं उन स्टेटमेंट को लिखना बिल्कुल ना भूलें, ये आपके मार्क्स पूरे दिलाएंगे। आप अगर इनको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो पहली स्थिति 2 संख्याओं का अंतर और हमारी दोनों संख्याएं हैं x और y, और अंतर ज्ञात करना है तो मैंने क्या कहा, अंतर के लिए क्या करना है, माइनस करना है। तो x माइनस y बराबर 26, ठीक है बच्चों। तो x अंतर कितना था, 26 था, तो और दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वो क्या होगा, 26। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण, ठीक बच्चों, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां कह रहे हैं दूसरी स्थिति में एक संख्या, क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है बच्चों, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आइए दूसरी स्थिति बनाते हैं, तो लिखेंगे द्वितीय स्थिति के अनुसार, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, द्वितीय स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो अब द्वितीय स्थिति में क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुना कौन है, क्या, कौन है, ठीक समझे। तो एक संख्या, हमारी एक संख्या थी x, ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है। तो जब ये 3 गुनी है तो आपको हमेशा क्या करना है, जो कम होता है, ठीक है, यहां पर कम कौन है, y है, तो जो कम होता है उसको बढ़ा देना है। यहां बात हो रही गुने की, तो आपको क्या कर देना है, इसको 3 गुना कर देना है। तो इस स्थिति में वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहां पर बनता है दूसरा समीकरण। अब बच्चों यहां पर आपके 2 समीकरण आ गए, ठीक है बच्चों। अब आप यहां देखेंगे कि यहां दूसरा समीकरण जो लिखा है वो सीधा x के बराबर में ही लिखा हुआ है। किसके बराबर में, x के बराबर में लिखा है। तो बच्चों
आपको इसमें एक तीसरा नया समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी लिखा है वो आपका सीधा x के बराबर में लिखा है। अब जब आप इन सवालों को, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल करोगे तो आपको क्या करना है, उसको लिखने का तरीका जो होगा, शुरुआत कैसे होगी, आपको क्या करना है उसके लिए ध्यान दें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। जब आपको प्रतिस्थापन से हल करने के लिए बोला जाए तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। यदि आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा जाए तो फिर आप लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, हमारा यहाँ सवाल चल रहा है प्रतिस्थापन विधि का, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब भाई मैंने जैसा आपको अभी कहा कि यहाँ जो दूसरा समीकरण लिखा वो सीधा x के बराबर में लिखा है, तो आपको यहाँ पर एक तीसरा समीकरण बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सीधा ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। क्या करना है? आपको लिखना है सीधा, आपको कोई नया समीकरण नहीं बनाना है, सीधा आपको लिखना है समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 लिख लिया जाए पहले, और वो क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। अब x बराबर है 3y, क्या है बच्चों? x बराबर कितना है? 3y। तो जहां पर x है वहां पर अब आप क्या लिख देंगे? बिल्कुल बेझिझक होकर 3y, ठीक है। फिर आगे वही के वही माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y हो जाता है 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है बच्चों। फिर वही 2 का पक्षांतर, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू आपको प्राप्त होता है 13, ठीक है बच्चों। 2 से 26 को भाग दे दिया तो वो आया 13। इस प्रकार से y का मान प्राप्त हो गया। अब आपको क्या प्राप्त करना है? x का मान प्राप्त करना है। तो आप क्या लिखेंगे? अब x का मान निकालने के लिए y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान रखने पर, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब समीकरण 2 क्या है? x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3y, और y का मान रखा जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पर 13। तो हल करने पर आप पाएंगे कि 13 दिया 39। इस प्रकार से आपका मान आया x बराबर 39, ठीक है। अब आप अपना कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल आते हैं आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, उसका निष्कर्ष लिखना है, और उसको कुछ एक लाइन में देंगे हम जवाब। तो हम लिखेंगे अतः एक संख्या, ठीक है, यहां पर आपसे संख्याएं पूछी हैं एक और दूसरी, तो एक संख्या तथा दूसरी संख्या, एक संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः, ठीक है, क्या लिखना है? एक संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः 39 तथा 13 हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सवाल का कंक्लूजन लिखेंगे। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये कंक्लूजन लिखना है। इस प्रकार से ये कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, समझ में? ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से आपके सवाल की बिगिनिंग होगी, किस प्रकार से आपको विधि का नाम लिखना है, और विधि को हल करते हुए किस प्रकार से आपको अपना कंक्लूजन देना है। ठीक है बच्चों,
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फाइनल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको एग्जाम में ये आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब भाई बात हो रही है किसकी? संपूरक कोण की। किसकी बात हो रही है बच्चों? संपूरक कोण की। तो सवाल हल करने से पहले यह पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको संपूरक कोण से परिचित करा दूं। संपूरक क्या बच्चों? संपूरक अर्थात ऐसे कोण, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग अर्थात जिनको प्लस करने पर आपको कितना मिलता है? 180 मिलता है। जैसे कि 150 प्लस 30 बराबर 180, 120 प्लस 60 बराबर 180। ये होते हैं आपके संपूरक कोण। ठीक है, वही बात करें, मैं आपको एक चीज और बता दूं जो कि आगे आपको काम आने वाली है, पूरक कोण। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, पूरक कोण की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। तो पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? जिनका योगफल जो होता है 90 डिग्री होता है। जैसे कि हम बात करें 50 प्लस 40, ठीक है बच्चों, 30 प्लस 60, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के कोण जो कहलाते हैं वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। आई होप आपको संपूरक और पूरक वाली बात समझ में आ गई होगी, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, एक बार और देख लें। दो संपूरक कोणों में, अब बात हो रही सबसे पहली बात दो संपूरक कोण। हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं और हमारे समीकरण बनाते चलते हैं। ठीक है, तो हल लिखेंगे। ठीक है, बात हो रही संपूरक कोणों की, है ना। तो अब संपूरक कोणों में हमने अभी जो प्रश्न पढ़ा था, बड़ा और छोटा कोण, दो बात हो रही, बड़ा और छोटा कोण। तो बड़ा छोटा कोण ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि बड़ा कोण, ठीक है बच्चों, बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण, ठीक है, तो लिखेंगे छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो इस प्रकार से बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को लिख लेना है। अब बात हो रही थी संपूरक कोण, तो मैंने आपको बता ही दिया कि संपूरक कोण होता क्या है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार, ठीक है बच्चों, क्या लिखना है? प्रथम स्थिति के अनुसार। तो प्रथम स्थिति क्या कहती है? संपूरक कोण वाली भी स्थिति है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में क्या कहा गया है? दो संपूरक कोण। क्या कहा है बच्चों? दो संपूरक कोण कहे हैं, अर्थात छोटे और बड़े कोण दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारी जो पहली शर्त होती है, पहला समीकरण बनता है। आइए बात करते हैं द्वितीय स्थिति की। ठीक है, दूसरी स्थिति को समझते हैं तो लिखेंगे द्वितीय स्थिति के अनुसार, ठीक है, या दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है, शर्त भी लिख सकते हैं आप ऐसे। तो दूसरी शर्त क्या है यहाँ पर? तो कह रहे हैं बड़ा कोण, क्या बच्चों? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन है? x है। ठीक है, हमने बड़ा कोण कैसे माना? x को माना। छोटा कोण कौन है? y। तो बच्चों सवाल में अधिक किसे बोला गया है? x को बोला गया है। किसको बोला गया है? x को बोला गया है, अर्थात y छोटा है, y कम है। तो मैंने आपको अभी बताया था जो कम होगा उसमें आपको परिवर्तन करना है, और जितना यहाँ पर अधिक बोला था तो हम
x को अधिक बोला था तो हम क्या करेंगे, y को अधिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों जो हैं एक बराबर की स्थिति पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा x बराबर y प्लस 18। अब आप y का पक्षांतर कर देंगे, तो y का जब पक्षांतर करेंगे तो y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 18। इस प्रकार से आपका ये बन गया, क्या बन गया बच्चों, दूसरा समीकरण। अब जब दूसरा समीकरण बन गया है, प्रतिस्थापन विधि आप सीख ही चुके हैं, तो फिर वही लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, और x और y के मान निकाल कर फिर क्या करेंगे, फिर वही कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। ठीक है, तो जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो अतः लिख देंगे, लिखेंगे अतः संपूरक, क्या लिखेंगे, संपूरक कोणों में, संपूरक कोणों में बड़ा तथा छोटा कोण, बड़ा तथा छोटा कोण क्रमशः, ठीक है, क्रमशः आपके जो भी कोण आएंगे वो दोनों कोण आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये कंक्लूजन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैंने आपको पिछले अधिकतर सवालों में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि आपको हल करना सिखा दी है, और उसमें कोई भी नया काम नहीं होगा। हर सवाल में प्रतिस्थापन विधि वो एक ही तरीके से तो ठीक है बच्चों, अब पूरी उम्मीद है हमें कि आप जैसे हम पिछले सवालों में प्रतिस्थापन विधि को हम हल कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इस सवाल में और आगे आने वाले सवालों में प्रतिस्थापन विधि को हल कर लेंगे। ठीक है, यह हमें आपसे पूरी उम्मीद है। तो आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल में। तो दोस्तों, सवालों के अगले क्रम में हमारा अगला सवाल है, तीसरा सवाल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, क्या बच्चों, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दे लेना, यहाँ पर 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में, 3800, अर्थात कहने का मतलब ये कि 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों की कुल कीमत जो है वो 3800 रुपए है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत या गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आपको बल्ले और एक बल्ला और एक गेंद की कीमत बतानी है, उसी अनुसार हम एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत को मान लेंगे। तो आइए हम अपने सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि सबसे पहले बल्ले के लिए कहा गया है, तो आप लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत, ठीक है, एक बल्ले की कीमत। तो एक बल्ले की कीमत को आप लिख लेंगे बराबर x रुपए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ रुपए में है उसे रुपए में लिखें, मतलब जिसकी जो इकाई है उसकी इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो एक बल्ले की कीमत हो गई आपके लिए x रुपए तथा एक गेंद की कीमत, ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, एक गेंद की कीमत आपको लिखना है, क्या लिखना है, y रुपए बराबर y रुपए। इस प्रकार से आप दो चरों से दोनों की अलग अलग कीमतों को मेंशन कर देंगे। आइए प्रथम स्थिति के अनुसार बात करते हैं। तो प्रथम स्थिति में उन्होंने क्या कहा है कि प्रथम स्थिति के अनुसार उन्होंने कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद। तो भाई एक बल्ले की कीमत x, तो 7 बल्ले की 7x। एक गेंद की कीमत y, तो कितनी गेंद, 6 गेंद की, तो 6y। दोनों की कुल कीमत
अर्थात दोनों को जोड़ने पर उनकी कुल कीमत जो होती है वह 3,800 रुपये। इस प्रकार से आपकी प्रथम स्थिति के अनुसार आपका बनता है पहला समीकरण। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा समीकरण है। इस सवाल में तो आपको दिक्कत आनी भी नहीं है। आइए द्वितीय स्थिति को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको ना कहीं पर कम ज़्यादा करना है, ना ही आपको कहीं गुना करना है, ना आधा तिहाई, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी संख्या दिए उस संख्या को उनकी कीमत में, एक की कीमत में गुणा कर देना है। तो द्वितीय स्थिति के अनुसार बात करते हैं, तो हमने लिखा द्वितीय स्थिति के अनुसार। तो आइए द्वितीय स्थिति क्या कहती है। तो द्वितीय स्थिति कहती है कि बाद में उसने क्या किया, उसने 3 बल्ले, कितने बल्ले, 3 बल्ले, तो एक बल्ले की कीमत x, तो 3 की कितनी, 3x। वही एक गेंद की कीमत कितनी, y, तो कितनी गेंद, 5 गेंद, और दोनों की कुल कीमत जो बनती है वो होती है कितनी, 1,750 रुपये। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा समीकरण भी आपको इतनी आसानी से प्राप्त हो गया है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है, ना ही कहीं पर आपको एक्स्ट्रा की कैलकुलेशन करनी है। बहुत आसानी से आपका यह हल या आपके दोनों समीकरण आपके प्राप्त हो जाते हैं। अब फिर वही क्या करना है कि आपको लिखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, फिर आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और हल करने के बाद आप x और y दोनों के मान ज्ञात करेंगे, और मान ज्ञात करने के पश्चात आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ लिख देना प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और यहाँ पर आपका पूरा बीच में जो भी होगा पूरा हल होगा। और हल लिखने के पश्चात जब आप कंक्लूजन पर आएंगे तो आप लिखेंगे अतः एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत क्रमशः जो भी बल्ले की कीमत आएगी वो लिख देंगे, और रुपए लिखना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो जो भी कीमत आएगी, तो पहले आपने किसका नाम लिया, बल्ले का नाम लिखा, तो पहले बल्ले की कीमत लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमने क्रमशः लिख दिया है, तो क्रमशः मतलब क्रम से आने पर, तो पहले बल्ले की कीमत और उसके बाद दूसरे क्रम में गेंद की कीमत और उसके बाद उसके रुपए और हैं। इस प्रकार से आप अपना कंक्लूजन लिखते हैं। इस प्रकार से आप अपने सवाल का जो भी निष्कर्ष निकलता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आई होप ये सवाल भी आप आगे कर लेंगे, मुझे आपसे पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, चौथा प्रश्न है, जो कि थोड़ा सा आपको दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सवाल पिछले सवाल की तरह ही बहुत सरल सवाल है। आइए सवाल पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा तो जो है, नियत अर्थात जो पहले से निश्चित है। ठीक है, मतलब पहले किलोमीटर के लिए निश्चित है, नियत भाड़ा है, और अतिरिक्त दूरी चलाई जाने पर भाड़ा उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो फिर कह रहे हैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 105 रुपए है। ठीक है, कितने के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। ठीक है बच्चों, क्या 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, क्या बताना है आपको, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, क्या बताना है बच्चों, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ठीक है बच्चों, अब अपने हल पर चलते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, तो जैसा आपने सवाल पढ़ा, क्या बात हो रही है, नियत भाड़ा, ठीक है, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त। ठीक है,
अतिरिक्त जो बात हो रही है, अतिरिक्त के लिए भाड़ा, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ओके। तो आप जो पता करना है आपको वही मानना है। तो लिखिए माना कि टैक्सी का, ठीक है, क्या लिखिए, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा। अच्छा, भाड़ा शब्द तो समझते होंगे आप, भाड़ा अर्थात टैक्सी का किराया, ठीक है। तो उसका भाड़ा अर्थात उसका किराया जो है, नियत जो है वो है x रुपये है, ठीक है बच्चों। और वही बात हो रही है अतिरिक्त भाड़ा, तो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है बच्चों। तो अतिरिक्त भाड़ा वो होगा y रुपये, ठीक है। अब आइए, पहली स्थिति में क्या बोला उन्होंने, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना, 105 रुपये। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति के अनुसार, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति के अनुसार तो प्रथम स्थिति के अनुसार जब हमारी कंडीशन बनेगी, समीकरण बनेगा, तो वो किस प्रकार बनेगा, तो नियत भाड़ा जो था वो पहले किलोमीटर के लिए तो वो तो x है, और उसके अतिरिक्त वो कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, और अतिरिक्त जो है वो कितना y रुपये ले रहा है प्रति किलोमीटर के लिए। तो कुल किलोमीटर के लिए, कुल 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10y, तो x प्लस 10y, और कुल किराया जो बनता है, कुल भाड़ा जो बनता है वो होता है 105 रुपये। इस प्रकार से आपका पहला समीकरण बनता है बच्चों। उसी प्रकार से द्वितीय स्थिति के अनुसार जब आप लिखेंगे, तो जिस प्रकार से आपने पहली स्थिति में लिखा है उसी प्रकार से आपको द्वितीय स्थिति लिखनी है। तो द्वितीय स्थिति के अनुसार हमारा सवाल बनता है, हमारा समीकरण बनता है, तो वो क्या लिखा जाएगा बच्चों, वो लिखा जाएगा कि यहाँ पर कितनी 15 किलोमीटर की बात हो रही थी, तो नियत भाड़ा तो होगा ये पहले किलोमीटर के लिए। दूसरा, अगला कितने 15 किलोमीटर की बात हो रही, तो लिख देंगे 15y, और इसके लिए कुल भाड़ा जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 155 रुपये लग रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका दूसरा समीकरण भी बन गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा के हिसाब से आप दोनों समीकरण बना लेंगे। पहले 10 किलोमीटर के लिए तो 10 किलोमीटर के हिसाब से ये बन गया, दूसरा 15 किलोमीटर के लिए तो ये दूसरे 15 किलोमीटर के हिसाब से बन गया। फिर वही इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको हल करके बताता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पर आपसे बाद में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ और पूछी गई है जो कि मुझे आपको हल करके दिखाना है। तो इसको आइए, इसको हम पूरे विस्तार के साथ हम इसको पूरा समझते हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ एक बार, और आप अच्छे से प्रतिस्थापन विधि को समझ लें, ठीक है। अभी तक आपको यदि किसी कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, या आप कहीं पर आप उलझ रहे हो, तो आप फिर से एक बार पुनः ध्यान दें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको हर एक चीज़ को अच्छे से फुल लॉजिक के साथ, पूरे विस्तार के साथ आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है, ताकि आपको मार्क्स जो हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, जो आपकी मार्क्स जो हैं पूरे आपको मिल सकें, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सवाल को फिर से एक बार और प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है बच्चों। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखेंगे, तो हमने विधि लिखी, विधि में दोनों आपके सामने दो समीकरण हैं। अब समीकरण में कोई भी एक समीकरण आप ले लेंगे, ठीक है। तो आप समीकरण लेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक लेने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण एक लेने पर। अब समीकरण एक क्या कहता है, वो है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है बच्चों। अब समीकरण एक लिखा तो क्या करेंगे, हम 10y को सर्व पक्षांतर कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू होता है 105 माइनस 10y। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा नया समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब जब ये तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ तो आप यहाँ पर क्या पहला समीकरण ले चुके हैं, तो आप कौन सा समीकरण लेंगे बच्चों,
तो अब आप यहां लेंगे दूसरा समीकरण, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर। तो समीकरण 2 लिख लिया जाए तो वो है आपका x + 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने दूसरा समीकरण लिखा। अब दूसरा समीकरण लिखने के बाद आपको क्या करना है, तीसरे को इसमें रखना है। तो तीसरा लिखा x बराबर ये, तो जहां पर x है वहां पर लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो 105 वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस 10y प्लस 15y तो होता है 5y, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 155। उसके बाद 105 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 105 जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ बचा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ठीक है बच्चों। तो आप पाते हैं कि 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो आपको सिर्फ मिलेगा 50, ओके बच्चों। अब 5 का पक्षांतर किया तो y इज इक्वल टू 50/5, तो y इज इक्वल टू आपको मिला 10। तो इस तरह से आपको y का मान प्राप्त हुआ 10, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि y का मान क्या आया, 5 आया, 10 आया। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारा समीकरण 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इससे पहले क्या लिख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान रखने पर, ठीक है। तो रखने पर लिखा, क्या लिखा हमने, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 ये लिख दिया गया है। अब आप देखेंगे कि ये हो गया 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, और y का मान जो हमने निकाला था वो क्या था, 10, तो वो भी 10 था। 105 10 इंटू 10 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो सिर्फ क्या बचा, 5। तो इस प्रकार से आपका नियत भाड़ा क्या आया, 5 रुपये आया, ठीक है। अब लेकिन आपसे क्या पूछा था, 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है बच्चों, क्या पूछा आपसे, 25 किलोमीटर का भाड़ा। आपको सिर्फ हम पहले 25 किलोमीटर का भाड़ा बताते हैं। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर x प्लस 25y, ठीक है बच्चों। तो जब 25 किलोमीटर का भाड़ा बताएंगे तो पहले किलोमीटर का प्लस 25 किलोमीटर, एक तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो x जो आया तो वो आया आपका 5 प्लस 25 और y बराबर 10, तो y का मान हो गया 10। हल करेंगे तो 25 गुणा 10 तो वो होता है 250, 250 में 5 जोड़े तो वो होते हैं 255 रुपये। तो इस प्रकार से आपको 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 255 रुपये हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका कंक्लूजन लिखना है। तो लिखेंगे अतः टैक्सी का, क्या लिखना है, टैक्सी का नियत तथा अतिरिक्त, क्या लिखना है, नियत तथा अतिरिक्त किलोमीटर, क्या लिखना है, किलोमीटर का भाड़ा क्रमशः, तो नियत कितना आया आपका
5 रुपये आया तो लिख देंगे 5 रुपये तथा 5 रुपये तथा, और जो अतिरिक्त भाड़ा आया वो था 10 रुपये। इस प्रकार से 5 रुपये तथा 10 रुपये है। और क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, 25 किलोमीटर का और भाड़ा पूछा गया है, तो और अतिरिक्त 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, अतिरिक्त 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा अर्थात किराया कितना है, 255 रुपये है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हमने आपको पूरे विस्तार के साथ पूरी विलोपन विधि हल करते हुए आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से इसको समझ गए होंगे और आपको अब आप ये भी सीख गए होंगे कि किस तरह से आपको किसी भी सवाल का कंक्लूजन लिखना है, भले वो आपको प्रतिस्थापन से हल करना हो, भले ही आपको विलोपन से हल करना हो। आपको लिखने का तरीका, जो कंक्लूजन होगा, ये आपके लिए लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी सवाल की शुरुआत करनी है, कैसे उसकी बिगिनिंग करनी है, कैसे उसको शुरुआत करते हुए कैसे उसके अंजाम तक उसको पहुंचाना है, ये अब आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर, जो कि इस प्रकार है। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर, ध्यान दें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, 9/11 हो जाती है। अब जब भी आपसे बोला जाए इतना हो जाता है तो वो आपका परिणाम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या कह रहे हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, भिन्न क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी होती है। ठीक है बच्चों, जैसे 3/4, 5/9, कुछ भी। ठीक है, आइए तो भिन्न याद करते हैं। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक भिन्न, क्या लिखना है, माना कि एक भिन्न, क्योंकि यहाँ भिन्न की ही बात हो रही है तो भिन्न लिखेंगे। तो एक भिन्न हो गया x/y। ठीक है, क्या हो गया, x/y, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है, भिन्न ज्ञात करने की हो रही है, इसलिए हम भिन्न के रूप में ही इसको लिखकर चलेंगे। तो भिन्न ये हो गई x/y। अब इन्होंने क्या बोला है, अंश और हर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल ये लिखा हुआ है P/Q के रूप में तो ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे हम अंश कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को जो हम कहते हैं हर कहते हैं। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा। अब भाई पहली स्थिति क्या कहती है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है, अंश और हर दोनों में क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार, ठीक है बच्चों, प्रथम स्थिति के अनुसार ऐसा लिखेंगे। हर सवाल में ये आपको लिखना है, या प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त या प्रथम स्थिति आपकी कहती है कि अंश और हर दोनों में, तो हमारा अंश में x, इसमें 2 जोड़ा, और हर ये है y, उसमें 2 जोड़ा, तो वो 9/11 हो जाता है। अर्थात हल करने पर वो 9, मतलब उनको जोड़ने पर वो 9/11 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको सरल करने का तरीका बता दूं मैं। तो जो भाग में है उनका पक्षांतर कर दो, जैसा कि y+2 यहाँ पर भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो 9 के गुणा में चला जाएगा, और 11 यहाँ पर भाग में है तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x+2 के गुणा में चला जाएगा। तो लिखा जाएगा 11 गुणा x+2 बराबर 9 गुणा y+2। इस प्रकार से आप इनके गुणा में ले आएंगे। आइए इनको कोष्ठकों को हल करते हैं। तो 11 का गुणा x में करते हैं तो 11x, 11 का गुणा 2 में करते हैं तो 11 दूनी 22, फिर इधर 9 को कोष्ठक से गुणा करते हैं तो 9 का y में करेंगे तो 9y, 9y हो जाता है, और 9 का 2 में करते हैं तो हो जाता है 18। अब तरीका ये कहता है, नियम ये कहता है कि क्या किया जाए, चर राशियों को एक तरफ कर लिया जाए, अचर राशियों को दूसरी तरफ कर दिया जाए। तो 11x अपनी जगह पर रहेगा, 9y इस तरफ आ गया तो वो माइनस हो जाएगा,
18 अपनी जगह पर है, y 22 का पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। अब 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 होता है -4, और इस प्रकार से आपका बन जाता है पहला समीकरण। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं दूसरी स्थिति के अनुसार, तो लिखेंगे द्वितीय स्थिति के अनुसार। मैं स्थान जगह के कारण मैं आपको साइड में लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको कॉपी में नीचे लिखना है। तो द्वितीय स्थिति के अनुसार हम चलते हैं। तो द्वितीय स्थिति क्या कहती है, ध्यान से सवाल को एक बार और पढ़ते जाएं, ठीक है। सवाल में जब भी हर बार जब आप स्थिति को लिखेंगे तो स्थिति को दोबारा पढ़ लें, एक बार सवाल पूरा पहले पढ़ लें, पहले पढ़ने के बाद जब आप हर एक स्थिति को बनाएंगे तो पहली स्थिति के अनुसार पहले पढ़ लें, फिर दूसरी स्थिति के अनुसार फिर से पढ़ लें। तो द्वितीय स्थिति क्या कहती है, यदि अंश और हर दोनों में, क्या अंश और हर दोनों में अब की बार 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश है x, उसमें 3 जोड़ दिया, हर है y, उसमें भी 3 जोड़ दिया, तो क्या हो जाता है, वो 5/6 हो जाता है। तो जो भी हो जाता है वो आपके बराबर में लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर वही तरीका जो भाग में था उसे गुणा कर देंगे पक्षांतर करके, तो 6 यहाँ पर भाग में है तो x + 3 के गुणा में आ जाएगा, तो 6 इंटू ब्रैकेट में 6 + 3, 5 + 3 उस तरफ जाएगा तो 5 के इंटू में चला जाएगा, तो ये इस तरफ। अब 6 का x में इंटू 6x, 6 का 3 में 18, ठीक है, 5 का y में 5y, 5 का 3 में 15, इस प्रकार से ये आपका ये गुणा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, चर राशियां एक तरफ, अचर राशियां दूसरी तरफ। तो 6x अपनी जगह पर, 5y इस तरफ आकर माइनस हो जाता है 5y, और 15 तो अपनी जगह पर है, इसकी जगह नहीं बदली जाएगी, तो इसके साइन में भी परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन किस में होगा, 18 में, क्योंकि किसका 18 का पक्षांतर हो रहा है। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो बचता है -3, और इस प्रकार से आपका दूसरा समीकरण भी यहाँ पर बन जाता है। और अब आगे आप क्या करेंगे ये आप जानते ही हैं, तो फिर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनके क्रमानुसार उनको हल करते जाएंगे, और हल करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, x और y के बराबर में दोनों के मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब x और y के जब मान निकल जाएंगे तो आप कंक्लूजन किस प्रकार से लिखेंगे, तो कंक्लूजन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, अतः हमारा भिन्न, क्या लिखेंगे, भिन्न x/y बराबर जो भी संख्या आएगी, जैसे कि मान लो यहाँ पर x 3 आता है और y 5 आता है, तो आप उसको क्या कर देंगे, 3/5 है, या अतः हमारा भिन्न 3/5 है, इस प्रकार से भी सीधा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने अपने आपको सिर्फ बताने के लिए लिख दिया है, आप सवाल हल करेंगे और हल करके x y के मान लिखेंगे और उसके हिसाब से उनके आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब आप प्रतिस्थापन विधि 100% आप सीख गए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी कोशिशों पर खरे उतरेंगे और उनको, इन सारे सवालों को प्रैक्टिस में लेकर उनको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, और सीख कर ही इनको छोड़ेंगे, ठीक है। आपको इनको तब तक हल करना है जब तक आप इनको पूरी तरीके से सीख नहीं जाते हैं, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में तो आना ही है। इसलिए बच्चों इनको आपको कठिन परिश्रम करके, इनको हार्ड वर्क करके आपको रेगुलर मेहनत करनी है, क्योंकि आपको मेहनत ही जो है, आपको श्रम जो है, परिश्रम जो है आपको सफल बनाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आई होप अब आपको ये सारे कंसेप्ट, सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।